नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक विकास में अभिजनों की क्या भूमिका है, इसका कुछ अध्ययन करके और राजनीतिक विकास की अवधारणा का मूल्यांकन करेंगे। अभिजनों की क्या भूमिका होती है, अभिजन क्या होते हैं, इसका अध्ययन हम एक वीडियो में कर चुके हैं। अभिजन के बारे में जानने के लिए आप उस वीडियो का अवलोकन कीजिए। वास्तव में अभिजन किसी भी समाज में वे मुट्ठी भर लोग होते हैं, वे थोड़े से लोग होते हैं जो किसी भी समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये ही वो लोग होते हैं जो यह दिशा निर्देश तय करते हैं कि वो व्यवस्था या वो समाज किस दिशा में जाएगा। इसलिए जहाँ तक राजनीतिक विकास का संबंध है, तीसरी दुनिया के देशों में विकास का पूरा जो दायित्व है वो इन अभिजनों के ऊपर आ गया, क्योंकि तीसरी दुनिया के देशों में जनसंख्या के पास वो क्षमता ही नहीं थी कि वो विकास को समझ सके और विकास को लाने का काम कर सके। क्योंकि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों में जनता की स्थिति बहुत दयनीय थी। वो गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि के कारण पड़ने वाले दबाव, इन सब के कारण मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में ही अधिकांश लोग लगे रहे। इसलिए यह राजनीतिक व्यवस्था के भीतर काम करने वाले जो अभिजन हैं या जो नेतागण हैं, उन्हीं का ये दायित्व रहा कि किस देश की जो भी समस्याओं का समाधान करना है या देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है, तो यह काम अभिजनों के द्वारा ही किया गया। यदि हम भारत की ही बात करें तो भारत में यह काम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो अग्रणी पंक्ति के कुछ नेता थे, उन्हीं के द्वारा किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हम पंडित नेहरू की जो भूमिका है, जवाहरलाल नेहरू की भूमिका आधुनिकीकरण को लाने में और विकास को लाने में, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि हमारे उद्योग जो हैं वो ही हमारे आधुनिक मंदिर हैं, जैसे उन्होंने देश को समाजवाद की जो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवाद आधारित मिश्र अर्थव्यवस्था, उसको अपना करके भारत में उन्होंने उद्योगों के विकास का दायित्व स्वयं राजनीतिक व्यवस्था ने अपने हाथ में लिया और पूंजीवाद और समाजवाद के मिले जुले स्वरूप को अपनाकर भारत में ये पंडित नेहरू का मुख्य उनकी दृष्टि थी कि भारत में जो विकास का स्वरूप वर्तमान में हम देखते हैं वो संभव हो सका। इसी प्रकार से किसी भी देश में बुद्धिजीवियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब इन देशों में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण चर के रूप में स्वीकार किया गया, तब इन देशों में शिक्षित जो लोग थे, जो कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद में नौकरशाही में आए, वे बाद में वकील बने, वे प्रबंधक बने। तो इस तरह से यह वर्ग भी पूरी जनसंख्या का एक भाग नहीं होकर के बहुत थोड़ा सा वर्ग था, और इन्हीं बुद्धिजीवियों ने विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स के रूप में, विभिन्न बड़े बड़े उद्योगों में प्रबंधकों के रूप में, और जहाँ भी ये गए उन्होंने विकास का एक नेतृत्व अपने हाथ में लिया। तीसरी दुनिया के देशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका यदि हम माने तो वो सेना की रही है विकास के संदर्भ में, क्योंकि विभिन्न संस्थाओं का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो तीसरी दुनिया में सेना ही वो एकमात्र संस्था रही जिसके पास की आधुनिकतम संसाधन उपलब्ध थे। तीसरी दुनिया में सेना को आर्थिक सहायता के रूप में सबसे पहले आधुनिकतम हथियार विकसित देशों के द्वारा दिए गए। ये हम देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से विकसित देशों ने और खासकर अमेरिका ने
पूरे दुनिया में हथियारों के निर्यात का एक काम किया और उसमें तीसरी दुनिया के देशों में हथियारों के निर्यात का सबसे बड़ा जो बाजार है वो अमेरिका ने बना लिया। तो इस तरह से सेना के हाथ में शक्ति का वास्तविक जो प्रयोग करने की क्षमता यदि आ जाती है तो फिर, और दूसरे नेता लोग यदि कमज़ोर होते हैं उस राजनीतिक व्यवस्था में, उस राजनीतिक व्यवस्था में यदि संविधान में थोड़ी भी कमी होती है लोकतांत्रिक नियंत्रण में, तो उस देश में सेना सीधे सत्ता को हस्तगत कर लेती है। और यही तीसरी दुनिया के देशों में भी हुआ। जहाँ पर भी लोकतंत्र थोड़ा भी कमज़ोर पड़ा वहाँ पर सेना ने राजनीतिक सत्ता पर सीधा सीधा अपना अधिकार कर लिया। हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में बहुत बार सेना ने अपना कब्ज़ा किया और अब तो वहाँ पर स्थिति ये है कि किसी भी लोकतांत्रिक नेता के हाथ में सत्ता आए, लेकिन वास्तविक जो सत्ता की चाबी है वो सेना के पास ही रहती है। म्यांमार में अभी हम देख रहे हैं बर्मा के लंबे लोकतांत्रिक संघर्ष के पश्चात लोकतंत्र थोड़े समय के लिए आया और वहाँ पर सेना ने फिर से अपना जो शासन स्थापित कर लिया है। बांग्लादेश की हम स्थिति देखते हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देशों की स्थिति देखते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर सेना जिसके पास भी दमन करने की शक्ति होती है, सेना के पास आधुनिक तकनीक होती है और सेना के पास अनुशासन स्थापित करने की एक क्षमता होती है, जिसके कारण समाज में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं जो कि लोकतांत्रिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रण में नहीं लाई जा सकती, वे ऐसे परंपरावादी रूढ़िवादी कट्टरपंथी ताकतों को सेना अपने अधिनायकवादी नेतृत्व के कारण आसानी से दबा सकती है। किंतु दूसरी तरफ एक बड़ी विचित्र विरोधाभास की स्थिति सेना के साथ उत्पन्न तब होती है जब राजनीतिक विकास को लाने के लिए सेना जब प्रयास करती है किंतु कुछ समय पश्चात उसे लोकतांत्रिक सहमति की भी ज़रूरत पड़ती है, या सेना लंबे समय तक किसी देश में तभी तक बनी हुई रह सकती है जब वहाँ की जनता का सहयोग उसे प्राप्त हो। और जनता में क्योंकि रूढ़िवादी तत्व होते हैं, कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोगों का प्रभुत्व जनसंख्यात्मक और समाज की संरचनाओं पर होता है, इसलिए ये कट्टरपंथी लोग जनता को इस तरह से अपने मानसिक नियंत्रण में ले लेते हैं कि सेना को फिर जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हीं कट्टरपंथियों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए विकास के स्थान पर एक विकास फंद की स्थिति, या हम ये कहेंगे कि विकास के संदर्भ में पतन की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इन तीसरी दुनिया के देशों में सेना की भूमिका प्रारंभ में राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए हुई थी, किंतु इन देशों में जनसंख्या के समग्र विकास की दृष्टि से यदि बात करें तो सेना की भूमिका बहुत ही संदेहास्पद रही है। इसलिए विकास यदि लाना है तो वो पूरी जनसंख्या जब तक उसमें उस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो जाती तब तक किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। हाँ, यह बिल्कुल ज़रूर है कि तीसरी दुनिया में विकास जिस भी प्रकार का होगा उसका प्रमुख नेतृत्व प्रदान करने वाले अभिजन ही होंगे। तीसरी दुनिया के जन सामान्य में वह क्षमता अभी तक नहीं आई है और समानता के उस स्तर पर भी वो नहीं पहुँचे हैं। भारत का उदाहरण इस संदर्भ में निश्चित ही अपवाद है। भारत में मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ता जा रहा है। भारत में शिक्षित लोगों की और बुद्धिजीवियों की जो
संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है और सेना यहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व के पूरी तरह से अधीन है। यहाँ सेना के तख्ता पलट की गुंजाइश नहीं है। इस संदर्भ में अभिजन की भूमिका राजनीतिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम राजनीतिक विकास अवधारणा का मूल्यांकन करेंगे। राजनीतिक विकास की जो बात है अविकसित देशों के संदर्भ में सन 60 के दशक के बाद इस दृष्टिकोण से तीसरी दुनिया के देशों का अध्ययन प्रारंभ किया गया कि राजनीतिक व्यवस्था का विकास किस प्रकार से हो और स्वयं राजनीतिक व्यवस्था में समस्या समाधान की क्षमता कैसे उत्पन्न हुई है। इसलिए राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण से अलग समझ करके, अलग हटा करके समझने का प्रयास किया गया। तो जब ये किया गया तो हम देखते हैं कि बहुत से विचारकों ने केवल राजनीतिक विकास के संदर्भ में ही तीसरी दुनिया के देशों का अध्ययन करना प्रारंभ किया और उसका परिणाम ये हुआ कि इससे हमारा राजनीतिक विज्ञान बहुत समृद्ध हो गया। राजनीतिक विज्ञान को अध्ययन के दृष्टिकोण से नए नए आयाम प्राप्त हुए। कुछ लोगों ने राजनीतिक विकास में जनसंख्या के समानता के स्तर को अध्ययन को चुना। कुछ लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था में संरचनात्मक क्षमताओं के अध्ययन को चुना। कुछ लोगों ने राजनीतिक विकास की अवस्थाओं के दृष्टिकोण से उसका अध्ययन प्रारंभ किया कि कोई भी देश विकास की किस अवस्था में है और उस अवस्था में रहने के उसके कारण क्या है। नई नई पद्धतियाँ मिली, अध्ययन के नए नए परिप्रेक्ष्य और सिद्धांत मिले। इस तरह से एक राजनीतिक विकास अवधारणा ने राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को, राजनीतिक विज्ञान की समझ को बदल करके रख दिया और राजनीतिक विज्ञान की पुरानी अवधारणाओं का स्थान इन नई अवधारणाओं ने ले लिया। राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा ये जो नए राज्य हैं इन्हें प्रायः प्रयोगशालाओं के रूप में मानकर उनका अध्ययन किया गया। ये एक हजारों सालों से राजनीतिक विज्ञान के पास यह एक जो एक अभाव था प्रयोगशाला का, वो राजनीतिक विकास की अवधारणा ने उस अभाव की पूर्ति की है। अफ्रीका के, एशिया के अलग अलग देशों को एक एक प्रयोगशाला के रूप में मान करके राजनीतिक वैज्ञानिकों ने उसका गहन अध्ययन प्रारंभ कर दिया। और ये जो क्षेत्रीय अध्ययन है, इन क्षेत्रीय अध्ययनों ने जो इन डेप्थ स्टडीज़ हैं, जो गहन अध्ययनों की परंपरा प्रारंभ की, जिसके कारण राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निश्चित ही बहुत बढ़ा और इन देशों के प्रति विभिन्न आयामों में जानने की समझ भी बढ़ी। एक और परिणाम राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में ही हुआ, वो ये हुआ कि ये जो विभिन्न शोध कार्य सामने आए, इनके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विज्ञान में औपचारिक अध्ययन करने की परंपरा समाप्त सी हो गई। केवल संविधान के संदर्भ में, केवल व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के संदर्भ में जो पहले औपचारिक अध्ययन हुआ करते थे राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र में, उनका स्थान अब वास्तविक यथार्थवादी अध्ययनों ने ले लिया। अब राजनीतिक वैज्ञानिक स्वयं उस स्थान पर जाता है, उस देश में जाता है और अनेक वर्षों तक वहाँ रह करके और वह ये जानने का प्रयास करता है कि उस देश का राजनीतिक विकास किस प्रकार हो रहा है, उसमें राजनीतिक समस्याएं कौन सी हैं और व्यवस्था उन समस्याओं को किस प्रकार से कम करने में लगी हुई है। इसलिए पहली बार राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में वास्तविक अध्ययनों की परंपरा प्रारंभ हो गई। एक और जो परिवर्तन आया राजनीतिक विकास में वो ये है कि अब व्यवहारवादी अध्ययन हुए और इस प्रकार से अध्ययन प्रारंभ किए गए कि उनका मापन भी किया जा सके, क्योंकि विकास को जानने के लिए विकास का मापन करना आवश्यक था कि विकास की
किस अवस्था में कोई देश अभी तक बना हुआ है। इस प्रकार के व्यावहारिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय अध्ययनों को नई वास्तविकताओं के साथ जोड़ा गया, नई समस्याओं के साथ जोड़ा गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद में यदि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की चर्चा करें तो इसका प्रारंभ हम देखते हैं कि व्यवस्था सिद्धांत से हुआ था। और डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत, आमंड और कोलमैन का जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, ये केवल इस बात से ही संतुष्ट थे कि राजनीतिक व्यवस्था को कैसे बना करके रखा जा सके। राजनीतिक व्यवस्था के संतुलन को बनाने में इनकी रुचि थी। राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन से ऐसे कारण हैं जिनको अपनाने से राजनीतिक व्यवस्था नष्ट नहीं होगी, उन विचारकों का, प्रारंभिक विचारकों का ध्यान इसलिए केवल राजनीतिक व्यवस्था के बनाए रखने तक ही सीमित था। किंतु जैसे जैसे इन तीसरी दुनिया के देशों का अध्ययन आगे बढ़ा, वैसे वैसे इन देशों ने संतुलन के बजाय असंतुलन और निर्माण के बजाय इनमें जो विभंग उत्पन्न हो रहा है, जो व्यवस्थाओं के समाप्ति के जो प्रयास किए जा रहे हैं, आपस में इन समाजों में संघर्ष हो रहा है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। इसलिए एक प्रकार का हम यह कह सकते हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट की स्थिति आ गई। पहले जो ध्यान संतुलन पर और व्यवस्था पर केंद्रित था, अब ध्यान पूरी तरह से संघर्ष पर विद्यमान हो गया और व्यवस्था के असंतुलन को समझने में हो गया। एक और परिवर्तन यदि विकासशील देशों के संदर्भ में हम देखें तो वो यह आया कि राजनीतिक विकास के परिणाम स्वरूप जो अध्ययन हुए, उन अध्ययनों से स्वयं विकासशील देशों को अपनी समस्याएं और उनका स्वरूप समझने में मदद मिली। इन बाहर के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इन देशों में आकर जो गहन अध्ययन किए, उन अध्ययनों का विश्लेषण स्वयं इन देशों के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने भी किया। हम एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर आंद्रे गुंदर फ्रैंक के विकास विश्लेषण का देख सकते हैं कि ये जो पश्चिमी विकास के दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया पहले, इन अध्ययनों को आंद्रे गुंदर फ्रैंक और पॉल बारेन इत्यादि ने चुनौती दी और उन्होंने ये कहा कि आपका विकास का नज़रिया गलत है और हम अपनी समस्याओं को ठीक से स्वयं ही देख करके उसका समाधान करेंगे। इस तरह से जो हम केंद्र परिधि मॉडल देखते हैं या जो डिपेंडेंसी मॉडल देखते हैं, निर्भरता मॉडल, वो स्वयं विकासशील देशों के बुद्धिजीवियों ने ही अपने लिए विकसित किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अप्रत्याशित विस्तार हुआ। यह राजनीतिक विकास के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी देन रही है, जिसने विभिन्न देशों के तुलनात्मक अध्ययन की जो एक परंपरा है उसको आगे बढ़ाया और छोटे छोटे क्षेत्रों में भी तुलनात्मक अध्ययन करके यह जानने का प्रयास किया गया कि किसी देश में किसी विशेष क्षेत्र में विकास क्यों हो रहा है और कोई दूसरा देश उसमें पिछड़ा हुआ क्यों है। तुलनात्मक अध्ययन के कारण ही यह संभव हुआ कि भूटान जैसा छोटा सा देश, जब हैप्पीनेस इंडेक्स की यदि हम बात करें, हम तुलना करें, तो भूटान दुनिया के देशों में छोटा और अविकसित होते हुए भी देश की जनसंख्या के संतुष्टि स्तर के मामले में बहुत ऊंचे स्थान पर बना हुआ है, जबकि भारत में यह स्थिति कम है। तो अलग अलग आधारों पर विकास के पैमाने को समझने की परंपरा बढ़ी और उससे राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र व्यापक हुआ। राजनीतिक विकास की अवधारणा ने अंत अनुशासनात्मक अध्ययनों को बल दिया, क्योंकि विकास को जानने के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास को समझना जरूरी है, उस देश के सामाजिक विकास को समझना जरूरी है। इसलिए समाज वैज्ञानिकों ने, अर्थशास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने
इन सब ने मिलकर के काम करना शुरू किया और समग्र विकास के अध्ययन को संभव बनाया। इसलिए इन विभिन्न विषयों में जिन पद्धतियों को, जिन तकनीकों को अपनाया जाता है, उन्हें सभी मुक्त भाव से विषय एक दूसरे से उधार लेकर के इनका प्रयोग करने लग गए। इससे अंतर अनुशासनात्मक अध्ययनों को बल मिला, जो कि ज्ञान के एकीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण देन यदि हम माने तो वो ये है कि स्वयं विकासशील देशों को यह ज्ञात हो गया कि पश्चिम का जो अंधानुकरण है वो विकास नहीं है। यदि हमें अपना स्वयं का विकास तय करना है तो हमें विकास का अपना ही पैमाना तय करना पड़ेगा, और केवल आधुनिकीकरण ही विकास का मार्ग नहीं है, वरन विकास के अनेक मार्ग हैं। हमें अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से ही अपनी जो अपनी शक्ति है वो प्राप्त करनी पड़ेगी, और उसी से हमें विकास करना पड़ेगा। इसलिए यदि संक्षेप में हम बात करें तो राजनीतिक विकास का जो अध्ययन है उसने राजनीतिक विज्ञान को बदलने में, अलग अलग तरह से बदलने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और राजनीतिक विकास अपने नवीन स्वरूप को प्राप्त कर सका। धन्यवाद।